हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज हम फिर कई इंटरनेशनल इश्यूज पर सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। नकवी साहब से जब भी हम बात करते हैं उसमें बहुत गहराई होती है, बहुत तजर्बे होते हैं और वो पहलू जो आमतौर पर हमें ना कहीं मीडिया में मिलते हैं ना किसी डिबेट में। हालांकि आजकल डिबेट का नाम लेकर के शायद अच्छे पत्रकारों की तौहीन करना है। जो कुछ हमें कहीं और नहीं मिलता वो सईद नकवी साहब के तजुर्बात के नतीजे में हमें बहुत कुछ मिलता है। आज जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं हम उसमें एक तो ब्रिक्स समिट, जिनमें जो मुल्क हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसी के एब्रीविएशन के तौर पर इसे ब्रिक्स कहा जाता है। और इसका यूक्रेन जंग से क्या ताल्लुक है, शी जिनपिंग ने जो बात अपनी तकरीर में कही है उसके क्या मानी है इंटरनेशनल अफेयर्स में, दुनिया की जो नई सूरत हाल बन रही है उसमें शी जिनपिंग का ये बयान कितना अहम है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इजिप्ट, जॉर्डन और तुर्की का दौरा करके वापस आए हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अभी आने वाले महीने में जुलाई में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन मिडिल ईस्ट का दौरा करने वाले हैं, जिसमें वो इजराइल, वेस्ट बैंक और सऊदी अरब भी आएंगे। कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ इजराइल के नॉर्मलाइजेशन के लिए कुछ बात आगे बढ़ सकती है। एक और प्रपोजल है जिस पर उम्मीद है, जिसमें इजराइल और अरब मुल्कों की अमेरिका की छत्र छाया में एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की बात हो रही है। तो बहुत सी तब्दीलियां मुसलसल दुनिया में हो रही हैं। इधर ईस्ट की तरफ क्या है, वेस्ट की तरफ क्या है, ये सब समझेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को बहुत बहुत आपने वक्त शुक्रिया। दिया। आप ये बताइए कि ये ब्रिक्स मीटिंग और यूक्रेन जंग, इसमें जो जो कुछ हो रहा है, इन दोनों चीजों को अगर मिलाकर के समझा जाए तो क्या कुछ है, खास तौर पे शी जिनपिंग का जो बयान है वो कितना अहम है? बहुत अहम बयान है और तीन चार उसमें पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि हम और आप और हमारे सामाईन और हम सब इतने बेहिस हो गए हैं कि बिल्कुल हमारे मोहल्ले में एक इतना बड़ा ये अर्थक्वेक आया है अफगानिस्तान में, और उसका तस्करा उससे गुरेज करके हम और बाकी पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे अभी तो अंदाजा नहीं है कितने लोग मरे होंगे, लेकिन मेरा जो तखमीना है वो कम से कम 5,000 लोगों की मौत हुई होगी। तो उनके साथ बिल्कुल हम लोगों का दिल उनके साथ मिलना चाहिए। इस वक्त बहुत परेशानी में है अफगानिस्तान, खासकर ये पक्तिका का हिस्सा जहां ये मुसीबत आई है। अब बात आ गई या इसके ब्रिक की, दो चीजें हुई। रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, इधर आता है देखें या उधर परवाना जाता है। हाँ। दो मीटिंग्स हुई हैं। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ द अमेरिकाज हुई है लॉस एंजलिस में, अभी हाल जो बाइडेन जिसके सरगना थे, उन्होंने जितने लोगों को बुलाया था उसके मेरे ख्याल में कोई आधे से कम नहीं आए। कुछ को उन्होंने बुलाया ही नहीं था। कुछ इस वजह से नहीं आया कि आपने उनको क्यों नहीं बुलाया, ये कोई आपकी चौधराहट थोड़ी है। ये तो एक अमेरिका की मीटिंग हो रही है। उन्होंने निकारागुआ को, वेनेजुएला को, क्यूबा को, इन ममालिक को नहीं बुलाया। और जब ये मीटिंग हो रही थी उसी बीच में और वहां कयामत आ गई। जो अमेरिका का खास मुल्क है, हाँ, वो था कोलंबिया। मैंने कोलंबिया में अमेरिकन की तकरीबन उन्हीं की हुकूमत, और वहां पे ये पेत्रोस करके जो प्रेसिडेंट नया आया है, जो पुराना गुरिल्ला लीडर है, ये कम्युनिस्ट है। यानी बिल्कुल अब हमने अब ये शोले
तेरे रुखसार तक आ पहुंचे। आप देखिए, लेकिन बड़ी समझदारी की बात यह की उसके सैंटोस ने, जो चिली का प्रेसिडेंट बना, अभी कम्युनिस्ट वो भी है, लेकिन वो गया मीटिंग और क्या, मैं जाऊंगा और ये कहूंगा कि आपने लोगों को क्यों नहीं बुलाया। तो एक तरफ तो वो एक जरा सी गोया एक्सपोज हुए वेस्ट, और खासकर बाइडन साहब, अच्छा नहीं लगता कहते हुए कि एक जमाने में उनकी चौधराहट वाकई में थी, अब नहीं। इधर तकरीबन जितने भी ब्रिक्स के मेंबर हैं, सब ने रूस को कंडेम करने से गुरेज किया है, नहीं किया है। ये उस हद तक ये ब्रिक के जो हमारे जी जिनपिंग हैं और पुतिन हैं, इन लोगों के गोया किसी हद तक अब ये जो जंग चल रही है यूक्रेन वाली, काजमी साहब, ये कुछ क्या करवट ले इसका अंदाजा नहीं, क्योंकि हारना दोनों नहीं चाह रहे, और बीच में अगुवाई करके इनको मिला के कोई गुफ्तगू। दो जंगें चल रही हैं कम से कम और ज्यादा भी। वो कौन सी? एक तो रूस और अमेरिका, यूके, और किसी हद तक न्यू यूरोप यानी पोलैंड वगैरह। ये एक तो जंग ये है, रूस बनाम इंग्लैंड, यूके, अमेरिका, न्यू यूरोप में अगुवाई कर रहे हैं पोलैंड, यानी बीच का खित्ता जो यूरोप का है, जो कि दरअसल यूरोप कहलाता है। यानी आप यूरोप को, क्या आपका तस्वुर क्या है? जो ईस्टर्न यूरोप था, जो वार्सो पैक्ट का हिस्सा था, या वो इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन सब के अपने अपने अंदरूनी मसले भी हैं। लेकिन इनसे अब बल्कि एक और बात कही गई है, उन्होंने, बोरिस जॉनसन ने एक आइडिया फ्लोट किया है जिसमें कि हम अमेरिका और न्यू यूरोप और हम लोग मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनवा लें, यानी ये कि पुराने यूरोप को काट दे। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये इस दुनिया की तस्वीर को बिल्कुल तकरीबन बदल देने वाली बात, बिल्कुल बदल देने वाली बात। और उसमें बहुत संभल संभल के हिंदुस्तान अपने पत्ते खेल रहा है। और शेख साहब, मीर साहब, जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। तो वो दोनों हाथों से दस्तार को थामे हुए ने फॉरेन पॉलिसी को नेविगेट कर रहा है भारत। इससे हमें किसी हद तक इत्मीनान है। मैं इसमें नकवी साहब एक चीज आपको याद दिला दूं। अभी कल की एक खबर आई है कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर वॉ यिंग ने इनको, भारत के फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी तारीफ की है और ये कहा है कि भारत अपनी आजाद फॉरेन पॉलिसी की तरफ जा रहा है और हम आपस में मामलात हल कर सकते हैं। एस जयशंकर का जो ताजा कुछ बयान था यूरोप में एक मीटिंग में, उसको उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात जो आपने अभी जो स्टेटमेंट वांगी का, यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई अब हमसे मिलो। ये दुनिया जो बदल रही है, जिसमें यूरोप और अमेरिका और बर्तानिया एक तरफ, और चीन और रूस, ईरान, भारत, तो भारत अभी तक बीच में जो है, वो उसकी मजबूती भी है, और उसको हर एक चाह रहा है कि भाई, वही मैंने कहा ना कि रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं, इधर आता है देखें या उधर परवाना जाता है। अब ये परवाना जो है, ये साहब बहुत होशियारी, बहुत होशियार हैं जयशंकर साहब। मैं इनके वालिद से मेरे ताल्लुकात थे, इनसे भी मेरे ताल्लुकात रहे हैं। इधर हाल में जब से मंत्री हुए हैं, मेरी मुलाकात इनसे नहीं हो रही। इस सरकार के बहुत ज्यादा मंत्री हम लोगों से मिलते नहीं।
बहरहाल, लेकिन उसकी कोई शिकायत नहीं है ये बहुत ही ज़हीन और बहुत ही होशियार फॉरेन मिनिस्टर इत्तेफाक से इस वक्त। मैं बीच में याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि खास तौर पर दो बयान जो एस जयशंकर के हैं उनका जिक्र किया जा रहा है दुनिया भर में। एक तो ये कि रूस से तेल हम खरीदते हैं, हमसे कहीं ज्यादा यूरोप खरीदता है। ये बात उन्होंने अमेरिका में कही थी। इसके अलावा दूसरा बयान, यूरोप को अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए। ये बात बहुत ही खुल करके उन्होंने कही कि दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है और यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो ये एक जहन का जो खन्नास है एक तरह से वो निकालने की बात कह रहे हैं। इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी नकवी साहब अपनी बात आगे बढ़ा। जी, जी, यही हाँ। यही लिहाजा हम इस वक्त बहुत अच्छी, इतनी अच्छी पोजीशन में फॉरेन अफेयर्स में। अब इंटरनल अफेयर्स की तस्वीर तो अजीब और गरीब है, लेकिन फॉरेन अफेयर्स में इस वक्त हम लोगों को मुतमईन होना चाहिए कि बहुत ही होनहार हाथों में फॉरेन पॉलिसी है जो कि इस वक्त दिखाई दे रहा है। और धीरे अब ये वांगी का जो स्टेटमेंट है इसके क्या मानी? इसके मानी ये है, देखिए, डंग शाओपिंग एक जमाने में कहा करते थे कि जो मसले नहीं हल हो पाते उनको अगली जनरेशन हल करेगी। अभी यातायात शुरू करो, बिजनेस शुरू करो, आना जाना शुरू करो, दोस्ती शुरू करो। ये तब उसने कहा था जब राजीव गांधी गए थे वहां, और ये उसका एक गोया तकिया कलाम था कि वही रिपीट कर रहे हैं उनके इस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर कि भाई हाथ मिलाओ। और जितने मामले हैं, बहुत बड़ा मसला है हमारा बॉर्डर का, वो हम, यानी हम वो खुले दिमाग से आपसे बात करने के लिए तैयार। अब देखिए इसमें कुछ के आफ्टर इफेक्ट्स होंगे बहुत बड़ी। ये इस दुनियावी सूरत हाल में बहुत बड़ी खबर है हिंदुस्तानी लोगों के लिए। अच्छा, अब दूसरी दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं जो वेस्टर्न ब्लॉक प्लस मिडिल ईस्ट। अभी जो बाइडन मिडिल ईस्ट के दौरे पर आने वाले हैं उसमें इजराइल और अरब मुल्कों के और नजदीक लाने की बात होगी, ऐसे इशारे हैं तेल अवीव से भी, रियाद से भी और वॉशिंगटन से भी। इसके अलावा इससे विजिट से पहले मोहम्मद बिन सलमान इजिप्ट, जॉर्डन और तुर्की का दौरा करके आए हैं। उससे पहले वो नियोम में कतर और बहरीन के लीडर्स से भी मिल चुके हैं इस दौरे से पहले। इस तरफ जो कुछ हो रहा है उसको आप किस तरफ कैसे देख रहे हैं? देखिए ये सब घबराहट है। ये सब आप देखते हैं कि शाम के वक्त जब जब पंछी अपने अपने घोंसलों में जाते हैं, और आपने देखा होगा जब चांद ग्रहण होता है तो वो बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं कि रात हो गई कि दिन है। लिहाजा वो एक तरफ उड़ रहे होते हैं और पलट के दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तो इस वक्त हालत ये है कि सब यूक्रेन को देख के अपने अपने पत्ते तैयार कर रहे हैं कि हम, अच्छा, एक तरफ से बड़ी जंग हो रही है ये यूक्रेन वाली, और दूसरी तरफ उन्होंने और कई फ्रंट्स खोलने की बात कर दी है। अक्सर मुझे एक किस्सा याद आता है, अगर आप इजाजत जी जी। दें। जब जमींदारियां जा रही थी वो गई 1952 में, तो हमारे गांव के गंगा के उस पार एक और जमींदारी थी। बड़े मजे के आदमी थे वो, अपना छोटी सी जमींदारी थी। जब खत्म हो गई तो उनके पास जितने असलहे थे सब बिक गए। एक 4 राइफल, और उन दोनों में आता था अंग्रेजों के हाथ है ईली कार्टूज, ELEY, ईली कार्ट्रिजेस। उसमें LG और 4 छर्रे चिड़िया मारने के लिए, वो सब उस जमाने के रईस लोग रखते थे। तो इनके पास कोई 100 डिब्बे उसके रखे हुए थे और 4 राइफल्स। और साहब हर दूसरे दिन को एक चलाए, कहे कि साहब हजूर, वो वो फलाना सरपंच है, वो तो आपकी बात ही नहीं मान रहा है। अच्छा, निकालो बंदूक। तो बंदूक निकाल के वो चले जाते थे उधर, और उसके बाद अपना इधर उधर झाड़ा उसका। फिर दूसरा आ गया कि हजूर,
वो फला सरपंच आपके नहीं सुन रहा। तो ये मैं इसको कोई यानी एक लतीफे के तौर से सुनाया है। इसमें अगर मानी निकल आए तो वो आपके ऊपर मुनहसर है। अब मैं उस पर इशारा कर दिया, अक्लमंद को इशारा कर है ये कि अब हर तरफ हाथ मारा जा रहा है। जैसे पंछी अगर सिनेमा हॉल में कभी हो तो चिड़िया फंस जाती है, तो वो स्क्रीन पे जाके हाथ मारती है हर तरफ, इधर उधर। तो अब सब तरफ हाथ मार रहे हैं कि भाई हमारा क्या होगा, कौन आएगा। तो ये है कि एक होती है घोड़े में टू वे रेस, यानी एक अगर आ गया, नंबर 1 घोड़ा आ गया तो हमको इतना मिलेगा, और नंबर 2 वो आ गया तो हमको इतना मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ मिल जाए। तो आप ये देख लीजिएगा, अभी आपको पता न चलेगा, लेकिन ये बेट्स जो लगाई जा रही है ये ईच टू वे रेस, यानी उधर भी कुछ लगा दो, इधर भी लगा दो, यानी कुछ उधर भी कुछ इधर भी। ये अभी खेल हो रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए बाइडेन साहब आ रहे हैं कि भाई देखो इधर उधर मत बिको, ये सब आराम के साथ, क्योंकि वो खतरा जो है उधर दूर ईरान जो बैठा हुआ है, ये साहब बहुत मूजी खतरनाक मुल्क है। इसलिए सब कबूतरों की तरह मिल जाओ और हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। और उसको एक न्यू डिफेंस है, और बल्कि उनके नए जो गैंट्स साहब जो है डिफेंस सेक्रेटरी इजराइल के, वो भी इसमें बहुत आगे आगे हैं कि एक ऐसी तंजीम बने, ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री अलायंस बने रीजनल, जिसमें इजराइल भी हो, अमेरिका भी हो, और तमाम गल्फ स्टेट्स भी हों, और सीसी भी हों, और जॉर्डन भी हो, कौन कौन हो। अभी मालूम नहीं है कौन होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त सब अपनी बेट्स खामोशी से हेज कर रहे हैं। ये सब जाके जमीन को टेस्ट कर रहे हैं, हर जगह ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हो सकते हैं, टटोल रहे हैं कि उनकी मंशा क्या है। तो अभी जो हो रहा है ये फाइनल राउंड नहीं। ये फाइनल राउंड नहीं है। हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं जो सवाल करते हैं, और मुझसे बल्कि रिक्वेस्ट किया है कि लेकिन मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा कि आखिर ये अरब मुल्क इजराइल के नजदीक क्यों जाना चाहते हैं, क्या वजह है कि ये उनकी तरफ जाना चाहते हैं, और ईरान से इतने डरे हुए क्यों हैं। ये हालांकि बेसिक सा सवाल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कुछ पहलू आप उसमें जरूर ऐसे बता पाएंगे। ये जो ग्लोबल ऑर्डर पहले था, जिसमें कि वेस्ट और अमेरिका बरसरे इक़्तिदार था, यानी एक डोंट ये भूलना ना चाहिए हमें कि अभी कुछ बरसों पहले अमेरिका सोल सुपर पावर था। यानी जब खाड़ी की जंग 1992 की हुई है, 1992 की, उस वक्त जो टे थी अमेरिका की, वो ये थी कि हमने रूस को, सोवियत यूनियन को गिरा दिया, अब हम सोल सुपर पावर है। और वो सोल सुपर पावर का एक फतूर दिमाग में आ गया और जनता को बता दिया इन्होंने, और जनाब वो सोल सुपर पावर मूवमेंट गुजरता चला गया। खास करके 2008 में, जबकि लेमन ब्रदर्स, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी थी, वो कोई 6,000 600 600-700 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट करके वो, और उसके तरह के और बिजनेस वाले सब डूबे। तो गोया एक हिल गया उनका निजाम। उसके बाद अमेरिका रिकवर नहीं कर पाया है, और इस वक्त खासकर अफगानिस्तान के बाद उनको इस बात का और ज्यादा एहसास हो गया कि अगर हम इनिशिएटिव्स न लेंगे तो ये वर्ल्ड ऑर्डर हमारे हाथ से सरक रहा है। खासकर जबकि वाटरलू की जंग से आज तक ये एंग्लो सैक्सन्स के हाथ में बागडोर रही है दुनियावी निजाम की, उसके बाद से ये पहली दफा ये डर पैदा हुआ है कि क्या ये निजाम हमारे हाथ से सरक रहा है, और क्या, और खासकर उसमें
चाइना की राइज, और चाइना की राइज और एक पावरफुल, जिसके हजारों न्यूक्लियर वेपन्स हैं रूस के पास, हजारों की तादाद में, तो वो और चीन और ईरान और ये तमाम, उसमें हिंदुस्तान का वेट अगर जरा सा इधर आ गया तो ये बहुत देखने वाली बात है। यानी मैं काजमी साहब, आपके हाथ में ट्रम्प का कार्ड है इस वक्त, देखिए आप इसको कैसे खेलते हैं। अच्छा, नकवी साहब, एक और वाकया हुआ है इसी बीच में। अभी जो कुछ ईरान में कुछ हमले हुए, आईआरजीसी के एक सीनियर मेंबर का कत्ल हुआ, कई इस तरह के वाकयात हुए हैं। इसमें एक सीएनएन ने एक रिपोर्ट दी है अभी 2 दिन पहले, जिसमें यह कहने की कोशिश की गई है सोर्सेस के हवाले से कि इजराइल जो कुछ ईरान के खिलाफ करता है वो अमेरिका को बताकर नहीं करता। ये इस किस्म की बात है जिसमें कहीं ना कहीं, चूंकि तालमेल की खबरें मुसलसल आती रहती हैं, फखरीजादे के कत्ल में या कासिम सुलेमानी के कत्ल में, बाकायदा खुद अमेरिकन मीडिया ने वो रिपोर्टें दी थी कि इजराइल उनके साथ में था। तो इस वक्त इस किस्म की खबर ये असल हो सकती है या प्लांटेड खबर हो सकती है? आपको क्या लगता है? ये देखिए, ये चोर चोर मौसेरे भाई, ये आपस में मिले हुए हैं जो लोग, वो इस तरह की बात करते हैं कि भाई उसको ब्लेम ना करिए और मुझे ब्लेम ना करिए, वो अपना खुद डिसीजन लेता है। हालांकि वो बेचारा इधर टहलने के लिए भी नहीं जा सकता इन सब चीजों का, ये वाकया है। और इस वक्त खास करके अब वहां इंटरनल एक वहां खलफिशार है, वो ये है कि नेतानियाहू साहब शायद फिर वापस आ जाएं और ये फिर इलेक्शन हो, और एक उसकी वजह से कौन ज्यादा मिलिटेंट है, कौन, अब मिलिटेंसी कहाँ दिखाई जाए, वो यही है कि कौन ईरान के खिलाफ ज्यादा है। दूसरे एक वहां पे सीरियस, क्योंकि वियना टॉक्स बिल्कुल स्टॉल्ड हैं, ना तो रद्द हुई हैं ना वो आगे बढ़ती हैं। इस बीच में कहीं ईरान के हाथों, ईरान के पास वो कैपेसिटी है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके, ये कैपेसिटी ईरान के पास मौजूद थी। उसने कहा था कि हमारा प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन अगर आप पीसफुली हमको पीसफुली नहीं रहने देंगे तो मेरे उन कहते नहीं रहे हैं, लेकिन इंटरनल डिबेट मेरे ख्याल में ऐसा हो रहा होगा कि ऑल बेट्स आर ऑफ। अब ये डर इस तरफ भी है कि अगर वो हो गया कहीं, ईरान के हाथ में आ गए असलहे ये न्यूक्लियर, तब पूरा बैलेंस ऑफ पावर मिडिल ईस्ट में, यानी जो मोनोपोली है इजराइल की, वो खत्म हो जाएगी। ये खत्म होने नहीं देना चाहते। तो देखिए, इसमें सब चीजें लिंक्ड हैं। अगर ये यूक्रेन के बाद दुनिया क्या बनती है, उसी का असर इजराइल पे भी पड़ेगा, उसका असर इस रीजन पे पड़ेगा, उसका असर ईरान। ये कोई सब प्लॉट्स जो बन रहे हैं, ये पोजीशनिंग है कि भाई अगर गोट इधर गिरी तो हम यहाँ तैयार हैं, अगर उधर गिरी तो हम उधर भी तैयार हैं। जी जी, एक आखिरी सवाल। इस पूरे खित्ते की सियासत में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के रोल पर अक्सर बहस होती है और आम मुसलमान ये समझे बैठा है कि अर्तगल गाजी का सीरियल देख करके बस एक जो जो सल्तनत उस्मानिया है वो वापस हो जाएगी और ये हमारे पहले खलीफा होंगे। ऐसे दौर में अब जिस तरह से वो अपने आइसोलेशन को खत्म कर रहे हैं, इजराइल से भी ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, बल्कि ईरान के खिलाफ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। पिछले एक हफ्ते में कई बार इजराइल की तरफ से कहा गया था कि तुर्की में इजरायली लोग जहां जो भी हो वो वापस आ जाएं। इजरायलियों को वापस बुलाने की और ट्रेवल एडवाइजरी दी थी इजराइल ने। अब एक खबर ये आ रही है कि
5 ईरानियों को गिरफ्तार किया गया है और वो प्लॉट कर रहे थे, वो प्रोग्राम बना रहे थे टेररिस्ट एक्ट का। तो इसमें तुर्की और ईरान के ताल्लुकात खराब कराने का इंतजाम बाकायदा रखा गया। क्या क्या कुछ है ये एक नई ये भी है। देखिए, असल वहां भी ये उलझन है। हाँ। बात यह है कि एर्दोगान साहब जो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर बन के आए थे, वो दो इश्यूज थे जिन पे ये बन के आए थे। अब तो ये गोया ड्रिबल कर रहे हैं, जैसे हॉकी में करते हैं कि जब गेम को छीन ले तो आप उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आए थे? एर्दोगान साहब ने जब जंग हो रही थी, होने वाली थी, अमेरिकन ऑक्यूपेशन ऑफ इराक होने वाला था, यानी गोया ये अप्रैल 2002 का मामला है, 2001 का, 2001-2002। ये हुआ कि हम हमारी फौजें जो हैं, अमेरिकन फौजें, वो तुर्की के होती हुई इराक जाएंगी कुर्दिस्तान होती। साहब इसने मना कर दिया। इन्होंने कहा इसमें ये बिल्कुल नहीं होगा, हम डेमोक्रेसी हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है, वो डिसाइड करेगी कि ये हो सकता है कि नहीं। उस वक्त जाहिर है हर एक ने हाथ उठा दिया कि नहीं हो सकता। अगर आपको याद हो, एक वो मरमरा जहाज था जो कि फलस्तीनियों को कुछ थोड़ी सी मदद इमदाद करने गया था, उस पे इसराइली कूद के आ गए थे और बाकायदा उसमें 2-4 इनके तुर्की लोग सोल्जर हलाक भी हुए थे। उसमें उसके बाद इन्होंने रिश्ते तोड़ उस मुल्क से जिससे इतरुक ओजाल के जमाने से कम बाकायदा ट्रेड होता था कुर्दिश इलाकों में। माने एम्बेसी नहीं खुली थी, बाकी सब कुछ हो रहा था, उसको इन्होंने बंद किया। इसका असर अवाम के ऊपर ऐसा पड़ा कि ये बहुत ही बड़ी कुव्वत बन के आ गए। अब ये 1 इलेक्शन जीते, 2 इलेक्शन जीते, अब ये पावर की हवस कि छोड़े कैसे। भाई इनके साथी थे अब्दुल्ला गुल को इन्होंने दरकरार एक कोने में लगाया। 2 इलेक्शन, अब तीसरे के बाद आपका लॉ अलाउ नहीं करता। उनका कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, फिर उसके बाद काम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब आखिर में ये ककड़ी इनके सामने वेस्ट से लटकाई। सीरिया में जब उनको दिलचस्पी है इनको वेस्ट को क्या कि देखो, ये लोग तो सब जितने ये ममालिक हैं, ये तो शेखडम्स हैं। डेमोक्रेसी तो दरअसल तुम हो और तुम्हारे पीछे तुम्हारे ऑटोमन अंपायर का एक औरा है। जनाब ये फौरन आओ देखा नताओ, ये पहुंच गए ट्रिपली और वहां के स्क्वायर में इन्होंने नमाज पढ़ी, गोया खलीफा बन के पहुंच गई। तो ये वहां से फिर अब ये फंसे। अगले इलेक्शन में इनका क्या होगा ये मालूम नहीं। लोग इनसे नाराज है, इकोनॉमी डाउन है। अब वो चारों तरफ जिसे कहते हैं पिरुएट, यानी एक पांव इधर, एक पांव इधर, एक पांव इधर, वो कर रहे हैं। और मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो मुल्क कर चल रहा है, वो मुझे तो भाई ईरान दिखाई देता है। अपने एक पोजीशन ले लिए, एक जगह खड़ा हुआ है, अटल है। अब उससे ये लोग उलझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपसे हमने आज कई इश्यूज पर अलग से भी बात की ताकि जो कुछ लोगों के जहनों में सवाल हैं उनके जवाबात आपसे ले लिए जाएं। इसके अलावा जो आपने ये बताया कि दोनों तरफ, हर तरफ, सारे मुल्क हर तरफ हाथ पैर चला रहे हैं, उन्हें खुद मालूम नहीं है कि आखिर क्या होगा यूक्रेन जंग के आखिर में। यूक्रेन की जंग में कौन, अब देखिए है क्या वहां कि बस ये है कि ग्लोबल पावर को अगला ग्लोबल ऑर्डर कौन चलाएगा। ये एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा क्या सूरत हाल होगी। नकवी साहब से हम जब भी बात करते हैं उसमें बहुत सी चीजें हमें मालूम होती हैं
और हमारे दर्शक, व्यूअर्स, नाजरीन वो भी काफी पसंद करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।